हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आपने देखा है, बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स स्टेबल होते हैं, बट बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। वो उनमें इंटीग्रेशन होता रहता है। वो रेडियो एक्टिव टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम आज यही डिस्कस करेंगे कि कौन से न्यूक्लियाइड्स स्टेबल होंगे, कौन से नहीं स्टेबल होंगे। तो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को ही हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। जितना ज़्यादा कोई स्टेबल न्यूक्लियस होगा, उतना ही ज़्यादा उस न्यूक्लियाइड की स्टेबिलिटी होगी। देयर आर सम फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम। तो एटम्स की जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो जो फैक्टर हैं इस प्रकार से हैं। नंबर वन इज द इवन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। Second is the ratio of neutron proton or neutron to proton ratio, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ थर्ड इज द पैकिंग फ्रैक्शन। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द फिफ्थ इज द न्यूक्लियर शेल मॉडल, जिसके अंतर्गत यहाँ पर मैजिक नंबर्स आते हैं। ये हमारे पास होता है। ये चार फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। इवन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, थर्ड इज द पैकिंग फ्रैक्शन, फोर्थ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द लास्ट वन इज द न्यूक्लियर सेल मॉडल, जिसमें हम मैजिक नंबर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम यहाँ पर बचे हुए बाकी पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इवन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में इवन नंबर या ऑड नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड नंबर में हो सकते हैं। कोई एक इवन में और दूसरा ऑड नंबर में हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी पर्टिकुलर एक इवन या ऑड नंबर पर ही ज़्यादा डिपेंड करती है। एट प्रेजेंट मोर देन 900 nucleides are known, but only 272 nucleides are stable nucleides and remaining are रेडियोएक्टिव। हमारे पास अभी तक 900 से ज़्यादा न्यूक्लियाइड्स सर्च हो चुके हैं। उनमें से केवल 272 न्यूक्लियाई ही स्टेबल हैं। उसके अतिरिक्त बाकी सभी रेडियोएक्टिव हैं और वो डिसइंटीग्रेशन हमेशा शो करते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर्स, these 272 nucleides are divided into one class. These classes of these nucleides is depend upon the even and odd number of neutron protons, which can be shown in this table. You see that
Now you can see in the table that there are a lot of nucleides which have the even proton and even neutron. There are 160 nuclei of such type where even number of proton and even number of neutrons are present, which shows that the maximum number of nucleides are stable out of 272 nucleides where the both the factors are even and they exist in the earth crust because of stability. And you can see it where the odd number of protons and odd number of neutrons, there are only 4 nucleides. You can say that ये जो संख्या है ये सबसे कम है। यहाँ पर 4 न्यूक्लियाइड केवल ऐसे हैं जिनके पास ऑड नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही रेयर केसेस में है, केवल ये आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ये आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और ये डिसइंटीग्रेट भी हो सकते हैं, ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए इनकी संख्या सबसे कम है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर प्रोटॉन के साथ ऑड नंबर न्यूट्रॉन की भी कुछ स्टेबिलिटी है, जिसमें कि आप देखते हैं 56 न्यूक्लियाइड इस प्रकार के हैं। और सेम उसी प्रकार से जब ऑड नंबर में प्रोटॉन या इवन न्यूट्रॉन हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि कोई एक संख्या अगर इवन है और दूसरी संख्या ऑड है, तब भी कुछ मॉलिक्यूल तो कुछ न्यूक्लियाइड्स स्टेबल हैं। बट जब दोनों ऑड होंगे तो वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो ये टेबल शो करती है कि जब हमारे पास इवन नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं तो मैक्सिमम संख्या में न्यूक्लियाइड स्टेबल होते हैं। Now the second factor is neutron-proton ratio. You can see in the table that the light nuclei or leaving the hydrogen atom, all the nucleides have neutrons and protons. जो लाइटर हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं और हाइड्रोजन एटम होता है, केवल इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे न्यूक्लियाइड्स में न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए कि हमारी टेबल में शो हो रहा है कि जब हम लाइटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 तक की बात करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पाया जाता है वो 1.001 के करीब पाया जाता है। यहाँ पर इनका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है वो 1 है। बट जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर की ओर चलते हैं, जब हम हैवियर न्यूक्लियाई की ओर को चलते हैं, तो एज वेल एज वी मूव फ्रॉम द towards the heavier nucleides, we see that the neutron proton ratio continuously increases from the value 1। यहाँ पर एक से ज़्यादा ये वैल्यू होने लगती है जैसे जैसे हम यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाइड की ओर को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक पर हम पहुँचे तो 30 पर यहाँ पर 1.13 हो जाता है। यहाँ पर हम जिरकोनियम पे जाते हैं तो 1.25 हो गया है और टिन पर पहुँचते हैं तो 1.40 हो गया है और यहाँ मरकरी पर पहुँच के 1.53 हो जाता है। और इसके ऊपर भी जैसे जैसे हम मूव करते हैं ये आगे ही बढ़ता जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन एक ग्राफ प्लॉट किए हैं। जब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को यहाँ पर 1 वैल्यू पर शो किया गया है। जब यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है तो यहाँ पर ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 तक तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो 1 वैल्यू शो कर रही है, इसी पर ये सारे न्यूक्लियाइड एग्जिस्ट करते हैं। बट जैसे ही हम इससे ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई की ओर को मूव करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो इस बेल्ट से, इस इमेजिनरी लाइन से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अप होने लगता है, वो हाई होने लगता है और वो इस बेल्ट से काफ़ी डिस्टेंस पर चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हैवियर साइज में हम मूव करते हैं ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करता जाता है और ये हमारा जो बेल्ट है वो इस इमेजिनरी लाइन से दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं तो उन न्यूक्लियाई में हैवियर न्यूक्लियाई वो कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, उसमें डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, डिफरेंट टाइप के डिसइंटीग्रेशन होते हैं जिसके कारण वो
यहाँ पर अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं और अपनी एक सीरीज में जहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी उनको मिलती है और लास्ट में वहाँ पर आके उनका न्यूक्लियाई ब्रेक होके रुक जाता है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के आधार पर हम ये शो कर सकते हैं कि हमारी जब ये वैल्यू 1 होती है तो हमारे न्यूक्लियाइड स्टेबल होते हैं, बट जैसे ही ये हाइपियर न्यूक्लियाई की ओर को मूव करते हैं तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होती चली जाती है और स्टेबल न्यूक्लियाई से अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते जाते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पर हैवियर न्यूक्लियाई होता जाता है उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो उतना ही ज़्यादा हो जाता है और उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो जाता है और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर कुछ कंक्लूज़न डराइव कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो किस पर और किस तरह से डिपेंड करती है। तो ये हमारी यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। देयर आर 3 कैटेगरीज। जब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी ना हो तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर 3 तरह के प्रोसेस पॉसिबल होते हैं। जब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो वेरी हाई होता है, the nuclei lying above the belt of the stability are richer in neutrons and hence they disintegrate in such a way that manner that one of the neutrons is converted into a proton। जब हमारे पास न्यूट्रॉन जब बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, हाई स्टेबिलिटी ये बेल्ट से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को कम करने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो उसका ये प्रोसेस होगा कि न्यूट्रॉन से यहाँ पर ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की रेशियो, न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। जब न्यूट्रॉन की संख्या वह घटेगी और प्रोटॉन की संख्या अप होगी तो वो नेचुरली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये बैलेंस्ड होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी लाइन के करीब होगा हमारा न्यूक्लियाइड। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट जब यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियाई जो लाइन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं अर्थात उनमें न्यूट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो। हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 होना चाहिए, तो प्रोटॉन अधिक है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, जो ज़्यादा है वो दूसरे में कन्वर्ट होगा। तो सेकंड प्रोसेस में यहाँ पर द न्यूक्लियाई बिलो द जोन ऑफ स्टेबिलिटी आर डिफिशिएंट इन न्यूट्रॉन्स एंड हेंस डिसइंटीग्रेट्स इन सच ए वे वन ऑफ द प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन बाय एनी वन प्रोसेस। यहाँ पर 2 प्रोसेस है, एक इमिशन प्रोसेस है यहाँ पर इमिशन ऑफ प्रोटॉन एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रोटॉन का प्रोटॉन का इमिशन हो रहा है, देखिए प्रोटॉन से प्रोटॉन का इमिशन हुआ तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बाय एनी 2 मेथड्स, ये किसी भी एक मेथड से ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेबिलिटी जो हमारी है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 के करीब पहुंच जाती है। नाउ अभी यहाँ पर जो थर्ड केसेस हैं हमारे पास, जैसे लेड 206 है और 83Bi 209 है, यहाँ पर ये जो आइसोटॉप्स हैं ये हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये सबसे ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई है। जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर यहाँ पर आके स्टेबल हो जाते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इससे भी ज़्यादा है, जो इससे भी हायर नंबर के प्रोटॉन कंटेन करते हैं, जिनका इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, वो न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट करते हैं। वो न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट करेंगे बाई यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के द्वारा, या इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटॉन इमिशन हो जाएगा, या यहाँ पर ये नेगेटिव डिके हो जाएगा, और बाई द फिशन प्रोसेस, या फिर वहाँ पर कोई फिशन प्रोसेस होगा और उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 के करीब आ जाएगा। ये 1 के एग्जैक्टली होगा, बल्कि बराबर होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस लाइन ऑफ जो स्टेबिलिटी है हमारी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो वाली 1 है, वो उस लाइन के करीब पहुंच जाएगा, उस लाइन पर एग्जिस्ट कर जाएगा, वो टोटली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 हो जाएगा, ये संभव नहीं है, बट वो उस लाइन के करीब आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन बाई एनी 1 मेथड कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पर डिपेंड करती है। नाउ द
third one is the packing fraction. Now the third one is the packing fraction. पैकिंग फ्रैक्शन से भी हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोटोपिक मास की। मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हमें किसी भी आइसोटोपिक मास के बारे में पता चलता है, बट हम ये देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हमको जो आइसोटोपिक मास प्राप्त होता है वो एक होल नंबर होता है, जबकि वो होल नंबर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर वो जो मास होता है, किसी भी आइसोटोप का मास होता है, वो सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो एक होल नंबर नहीं होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर। तो जो होल नंबर का जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है और हमारा आइसोटोपिक मास है, एग्जैक्ट मास है, डिवाइडेड बाय न्यूक्लियंस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10⁴ करते हैं तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। और चूँकि न्यूक्लियंस यहाँ पर क्या है, वो एटॉमिक मास नंबर के बराबर है, तो यहाँ ए से हम डेनोट कर सकते हैं m-a/a इंटू 10⁴। और पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, the isotopic mass as determined by the spectrograph is not same as the mass of an isotope, which is a whole number, जो कि एक whole number होता है, because it is the sum of protons and neutrons. When the difference isotopic mass minus mass number into 10⁴ is divided by mass number, the value we get is known as पैकिंग फ्रैक्शन। उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, एंड डेनोटेड बाई एफ। चूँकि यहाँ न्यूक्लियस हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, वो इसीलिए यहाँ पर मास नंबर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर दो केस एराइज होते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन द पैकिंग फ्रैक्शन एंड stability of a nucleus। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई टोटली डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दियर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पैकिंग फ्रैक्शन की, जब पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव होती है। जब पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी तो वो जो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियाई होगा वो स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। जब हम यहाँ पर निगेटिव की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मास नंबर होता है वो मास नंबर एक होल नंबर होता है और बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर उसके फॉर्मेशन में निकल जाती है। दैट विल बी द रीजन ऑफ द निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ the value of a packing fraction for a nuclei is negative,
then the nuclei will be stable. For example, since the value of packing fraction for oxygen and argon nucleides are negative, these are stable nuclei. O is equal to -0.6875 और 16 के लिए वैल्यू होती है, और जबकि आर्गन की बात करें तो इसके लिए वैल्यू होती है 9.404 इसकी वैल्यू होती है। निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन is obtained due to m less than a। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब निगेटिव यहाँ पर ऑक्सीजन की और आर्गन की है तो ये स्टेबल निकली आई है, और निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो चूँकि मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से यहाँ पर मास नंबर न्यूक्लियाइड से कम होता है, इसीलिए ये यहाँ पर हमें निगेटिव प्राप्त होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज if a nucleide has a low positive value of packing fraction, for example carbon 3.166 and helium 4 plus 6.5 are stable nucleides, but the nucleides having high positive value are unstable. Positive value of packing fraction obtained when m greater than a। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास इसका कंक्लूजन निकलता है कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियाइड स्टेबल हो जाएगा। बट हमारे पास अगर लेस पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे कि हमारा हीलियम का और कार्बन का न्यूक्लियाइड है, तो वो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। बट अगर हायर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव हाई वैल्यू है, तब वो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं रह जाएगा, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो जाएगा, और वो तब प्राप्त होता है जब m ग्रेटर दैन a होता है। तो इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन पर हमारी न्यूक्लियाइड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन जो हम यहाँ पर ये पॉइंट दर्शा रहे हैं, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस ग्राफ में आपको देखने से पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा किस प्रकार से पैकिंग फ्रैक्शन से स्टेबिलिटी डिफाइन हो रही है। तो यू कैन सी दिस ग्राफ। थैंक यू।